सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आज की बातचीत का विषय है बदलता हुआ विपक्ष। बदलता हुआ विपक्ष में जो कह रहा हूँ, इसका कुछ कारण है, मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन जो सबसे गंभीर बात ये है कि हमारे देश की राजनीति एक गंभीर दिशा में, एक घातक दिशा में जाती हुई दिख रही है। आप याद कीजिए, वर्ष 2014 से यह विपक्ष जो है इतिहास का नया अध्याय लिख रहा है। इसलिए कि जितनी देर विपक्ष ये संसद में रहता है और जब तक अपने बोलने का समय रहता है तब तक वो बोलते रहते हैं। जैसे ही जवाब आना शुरू होता है सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा, वैसे ही ये लोग शोर शराबा, हल्ला हंगामा, चीखना चिल्लाना, इतना शोर होता है वेल में जाकर के कार्य बाधित करना, इतना शोर होता है कि कोई एक आदमी अगर बोल रहा है तो दूसरे की समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहा है। ये स्थिति विपक्ष की रही। हर सत्र में एक नया मुद्दा आता रहा और हर सत्र में एक नया हंगामा होता रहा। लेकिन फिर भी आप याद करेंगे तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आश्चर्य होना चाहिए था लोगों को, देश के लोगों को। जैसे राफेल की खरीद की मामला। आप जानते हैं कि आर्म्स के खरीद में बहुत बड़ी बड़ी डील होती है और बहुत अच्छा पैसा खर्च करती हैं कंपनियां। तो उसका तो रिकॉर्ड हमारे देश में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा। खूब हुआ है इस तरह का घोटाला। अगर मान लीजिए राफेल के में इस घोटाले की कोई बात थी भी, तो इसको तो थोड़ा देश के हित में शांति से रखा जा सकता है। क्यों कि हम लोग का एयरफोर्स स्क्वाड्रन जो है सब कमज़ोर हो रहा, मैंने जेट्स की कमी हो रही है, इसलिए जेट्स तो खरीदना ही था, तो खरीदना था। दूसरी बात ये भी ये लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जैसा मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो किसी तरह का कोई नहीं, फिर भी मामला को इस तरह रखा गया और उसके बाद फिर उच्चतम न्यायालय में रिट फाइल किया गया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ। फिर धारा 370 जब एब्रोगेट हुआ तो उसका भी विरोध, उसके लिए भी जाकर के रिट फाइल करना विपक्ष का, कि नहीं धारा 370 बहाल की। कैसे कोई पार्टी देश की ऐसी हो सकती है जो कि किसी दूसरे राज्य को अपने से अलग इकाई बना करके रखे, जबकि वो अपने सीमा रेखा में शामिल हो गया। कैसे कोई कर सकता है? लेकिन यहाँ किया गया। इस तरह से कुछ न कुछ मामले मिलते रहे दोस्तों। बाद में ये जानकारी मिली
मीडिया पोर्टल के हिसाब से, जो फ्रांस की एक मैगज़ीन थी, उससे ये जानकारी मिली कि डीप स्टेट ऑफ अमेरिका तथा जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड एक मैगज़ीन है जो वैसे तो इंडिपेंडेंट और खोजी पत्रकारिता के लिए जानी जाती है, लेकिन वो वही चीज़ उठाता है, वैसा ही करता है जैसा कि जॉर्ज सोरोस एंड डीप स्टेट द्वारा गाइडेड होता है। उसी के क्रम में एक बार ये एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी प्रकाशित हुआ, जिसको लेकर के अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन ऐसा दौर आया और उसके बाद से विपक्ष अडानी 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 अडानी, सरकार को उस पर चर्चा करनी चाहिए इत्यादि इत्यादि, बेमतलब का, बेवजह के। मतलब ये सिर्फ कि वो जो चाहते हैं उन्हीं विषयों पर सदन चले और उसी के अनुसार चले। ये बात उन लोगों ने साबित कर दी। बाद के घटनाओं में ऐसा देखा गया कि हिंडनबर्ग जो प्रकाशक था उसने अपनी फर्म बंद कर दी। कारण तो बहुत स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन उसने फर्म ही बंद कर दी। लेकिन खैर, जो मीडिया पोर्टल जो था उसका बताया कि इसका फिनांस यहाँ से होता है और वही इसमें आर्टिकल छपते हैं जो ये दोनों चाहते हैं, मतलब डीप स्टेट एंड जॉर्ज सोरोस। और इसलिए वो ठीक पब्लिश होता है संसद के सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले या उसी दिन या एक दिन बाद। तो इस तरह से देखा जाए तो विदेशी शक्तियों द्वारा विपक्ष जो था संचालित हो रहा था। विपक्ष चाहता था कि मुद्दे उठाएं, उस तरह से कुछ जानकारी करें और फिर ठप करें। बाद में ये भी बात बहुत स्पष्ट हुई कि जो फंडिंग होता था जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी की है, उसके फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन में रेगुलर फंडिंग हो रहा था। तो ये कंक्लूज़न निकालने के लिए विशेषज्ञ लोगों को इस बात में आसानी हुई कि ये जो राहुल गांधी हैं या जो विपक्ष जो है संयुक्त रूप से, ये जॉर्ज सोरोस के कहे पर चलता है। और इस तरह का अटैक निशिकांत दुबे जी ने लोकसभा में, सुधांशु त्रिवेदी जी ने राज्यसभा में तथा डॉक्टर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया था और सारा ये सो दिया था, सारा विवरण दिया था। बल्कि डॉक्टर संबित पात्रा ने आखिर में कहा था, ये परिवार वो परिवार है जो अपने फ़ायदे के लिए इस देश का कुछ भी बेचना पड़े तो ये बेच देगा। दोस्तों, इस क्रम में जब राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया गया कि जॉर्ज सोरोस द्वारा ओन्ड एक ये है क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशियन पैसिफिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सोनिया गांधी जो है वो को प्रेसिडेंट हैं और उसका एजेंडा दो है। एक इंडिया के प्रोग्रेस की स्पीड को स्लो डाउन करना तथा दूसरा कश्मीर को इंडिपेंडेंट शो करना। तो इतना बड़ा जब ब्लेम आया तो इस मसले को घुमा दिया गया वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट का, मतलब मोशन लाने की नोटिस दे करके मामले चले गए। लेकिन देश तो याद रखेगा कि ये किस तरह से विदेशी हाथों में चलने वाली शक्तियां हैं और इन्होंने कैसे कैसे ये किया था। आपकी याददाश्त के लिए याद दिला दूं, बांग्लादेश में जो
सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। ये सत्ता हस्तांतरण नहीं, सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो उसमें कुछ अमेरिकन ये का जो बहुत क्लियर स्टेप्स हैं कि पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में चाहे पब्लिक में केओस पैदा कीजिए, केओस को के थ्रू सत्ता पलट कीजिए और इत्यादि इस तरह से। तो उस समय इस देश का विपक्ष जो था उसके कुछ खास लोग, जैसे कि एक सतपाल मलिक साहब भी थे और एक जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे वो साहब भी थे। ये लोग भी कहते थे कि बहुत शीघ्र ही भारत में भी होगा। इन दोनों का क्या संबंध था कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अब जो दोस्तों ये जा रही है दिशा, याद कीजिए कांग्रेस पार्टी ने कभी हार स्वीकार नहीं की, लोकतंत्र है फिर भी। हमेशा हार का कारण या तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम किया या फिर ईवीएम को ब्लेम किया। ईवीएम को ब्लेम करने के बाद यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनवाइट किया कि आप लोग कोई आदमी किसी भी एक्सपर्ट को लाइए और कोई 2 ईवीएम पिक कर लीजिए और उसे आप हैक करके दिखा दीजिए। सिंपल। कोई गया ही नहीं, क्योंकि इन्हें तो हिट एंड रन का टेक्निक अपनाना था, नहीं गया। लेकिन दोस्तों अब वो वहाँ से उठ करके अब ये इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट ब्लेम, और वो ब्लेम बिहार में जो सीवियर इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल जो प्रैक्टिस कर रही है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको उसी के संबंध में धीरे धीरे इन लोगों का आरोप बदलता गया। कभी वो परेशानी कभी वो परेशानी। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनल ऑर्डर कर दिया कि जी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये कागजात आपके पास होने चाहिए, और नहीं है अगर आपके पास ये कागजात तो श्रीमान आप हैं कौन। इसलिए ये आपके पास कागजात होने चाहिए और इसका पूरा अधिकार है चुनाव आयोग को जानने का। और ये भी हो गया। उसी बीच में दोस्तों राहुल गांधी जी ने एक एटम बम पटका और उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी शुरू की कि वोटों की चोरी, मतलब चुनाव आयोग जो है वो वोटों की चोरी करके भाजपा को जिता रहा है। और अब उनका क्लेम है कि मोदी जी भी प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं इसी घोटाले के कारण। ये सच है कि ये बात गलत है और ये देश की पूरी जनता इस बात को जानती है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और देश की किसी समस्या के लिए, वो भी खास करके चुनावी प्रक्रिया के लिए, इन संस्थाओं को ही दोषी करना, आरोपित करना, ये बहुत खतरनाक मोड़ की ओर जा रहा है दोस्तों। हालांकि इसे बचाने के लिए तो फिर चुनाव आयोग ने नोटिस ये किया है कि आप या तो उन्हें अंडर ओथ वो मेरे पास भेजिए। हालांकि इसके पहले इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था कि आप लोग कोई 30 मेंबर आ जाइए, हमसे बात कीजिए, डेटा लेकर के आइए और हम लोग समाधान निकालते हैं। लेकिन एलओपी को शायद ये आइडिया पसंद नहीं आया। ये 300 लोगों के साथ जा रहे थे। क्यों? 30 आदमी की जगह 3 आदमी के जाने से नहीं मामला सॉल्व होता। ये इस लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का उपयोग क्यों किया जा रहा था? तो खैर नहीं गए लोग, तो अब वो कमीशन जो है
इन लोगों को नोटिस दे रहा है कि आप अब वो कागजात भेजिए, नहीं तो क्या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट नंबर दिस के तहत आप पर इलेक्शन कमीशन मुकदमा दायर करेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी संवैधानिक संस्था, यहाँ तक कि ईडी हो, आईबी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो या इलेक्शन कमीशन, every organization is blamed by the opposition party and they are very selective towards Supreme Court। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा अगर मनचाहा आदेश दिया तो बहुत बढ़िया, वरना सब बिके हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसी अवस्था में पहुंचकर हमें दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमारे देश को एक स्वस्थ दिशा में ले चलें, जिस दिशा में ये देश जा रहा था, तथा उन लोगों के मंसूबों को नष्ट करें जो लोग गलत हैं। और इसके अलावा फिर हम लोग ये करें, वेट करें कि इलेक्शन कमीशन क्या नोटिस देता है और ये डीलिंग जो है फाइनली कहाँ सेटल करता है। जय श्री राम।